हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने हाई एजुकेशन जोन में। दोस्तों, मैं आपके साथ जो भी प्रीवियस ईयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो डिस्कस कर रही हूँ। जैसे कि हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा के सही अनवीकरणीय स्रोत का चयन कीजिए। जो नवीकरणीय होते हैं दोस्तों, वो क्या होते हैं, प्रदूषण उनमें नहीं होता बिल्कुल भी। जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, बायोमास, ये सभी की सभी क्या होते हैं, नवीकरणीय ऊर्जाएं होते हैं। लेकिन अनवीकरणीय ऊर्जा जैसे ऑयल, नेचुरल गैस हो गया, कोयला से रिलेटेड जितने न्यूक्लियर एनर्जी होगी, वो सभी के सभी क्या आ जाते हैं दोस्तों, अनवीकरणीय। और तापीय भी, हमारी जो थर्मल पावर, वो भी हमारा क्या होता है, अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत होता है। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा तापीय। बात की जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की, ध्वनि का पिच किस पर डिपेंड करता है, यानी किस पर निर्भर करता है। तो जो आवृत्ति है यानी फ्रीक्वेंसी, ध्वनि की जो फ्रीक्वेंसी, जो पिच होती है वो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है। फिर जो फ्रीक्वेंसी है यानी आवृत्ति है, ये टाइम का क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। बात की जाए ध्वनि की दोस्तों, जो साउंड है हमारी, वो साइन वेव में प्रोपेगेट करती है। किसमें करती है, साइन वेव में, यानी ये मैकेनिकल वेव्स होती हैं, ये जो साइन वेव में प्रोपेगेट करती हैं दोस्तों। इसका जो ये जो जिससे बनती है वो फोटोन से ही बनती हैं। साउंड भी किससे बनती है, फोटोन से बनती है। बात की जाए तीव्रता की यानी इंटेंसिटी की, तो ये जो तीव्रता होती है, इसको डेसिबल में फाइंड आउट करते हैं। किस में करते हैं दोस्तों, डेसिबल में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आवृत्ति। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, किसी औसत वयस्क की व्यक्ति के लिए ध्वनि की सीमा कितनी होती है। तो जो ध्वनि की सीमा होती है दोस्तों, 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज, इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, जो 20 हर्ट्ज से कम होती हैं उनको हम बिल्कुल भी नहीं सुन सकते। जो 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होती हैं, जैसे कि उसको हम अल्ट्रासोनिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, अल्ट्रासोनिक बोलते हैं। और जो 20 हर्ट्ज से कम होते हैं उसको इंफ्रासोनिक बोलते हैं। अल्ट्रासोनिक जैसे कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़, ये सभी के सभी क्या होते हैं, अल्ट्रासोनिक साउंड को ही सुन सकते हैं। अगर हमें कोई डायरेक्शन फाइंड आउट करनी हो, समुद्र की गहराई फाइंड आउट करनी हो, घड़ियों के पुर्जे, गठिया रोग, ये सभी के सभी हम अल्ट्रासोनिक वेव का यूज़ करके हम फाइंड आउट कर सकते हैं। बात की जाए नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्राइग्लिसराइड्स सामान्य रूप से जाने जाते हैं। दोस्तों, ये क्या करते हैं, हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। क्या करता है, हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है। लेकिन क्या होता है, कई बार हम जब वसा ज़्यादा खाने लग जाते हैं तो हमारी बॉडी में फैट बढ़ जाता है, वो फैट ब्लड में हो जाता है। इससे रिलेटेड हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, जैसे ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, तो ये सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा क्या होगा, वसा। क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका जो राइट आंसर क्या होगा, वसा। कार्बोहाइड्रेट्स मानव शरीर में किस रूप में अवशोषित होते हैं। दोस्तों, जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो हमारी बॉडी के अंदर कैसे अवशोषित होते हैं, किस रूप में होते हैं। मोनोसेक्राइड, सेक्राइड्स का मतलब होता है शुगर यानी चीनी, और मोनो का सिंगल। तो मोनोसेक्राइड्स के अंदर क्या होते हैं, ये अवशोषित हो जाते हैं। बात की जाए डाइसेक्राइड्स, तो इसमें क्या होती है, दो चीनी होती है। पोलीसेक्राइड जिसमें बहुत सारी हो, लेकिन ये मीठा बिल्कुल भी नहीं होता, ये पौधों में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्यूज का सिद्धांत, यानी जो फ्यूज है वो होता क्या है। दोस्तों, हमने देखा होगा हमारे घरों में हम फ्यूज यूज करते हैं, कई बार वो फ्यूज उड़ जाता है, तो फिर हम उस फ्यूज उड़ जाता है, वो उड़ क्यों जाता है दोस्तों, क्या होता है कि जब तार ज़्यादा गर्म हो जाती है, तार गर्म क्यों होती है, इसमें करंट ज़्यादा फ्लो होता है, तार ज़्यादा गर्म हो जाती है और फिर पिघल जाती है। पिघलने के बाद क्या होता है, जो सर्किट है वो क्या हो जाता है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है। इस वजह से क्या हमारा फ्यूज उड़ जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हमारा हो जाएगा विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव। क्या होगा, विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव। फैराडे का नियम से संबंधित क्या है दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण से। विद्युत चुंबकीय प्रेरण से, यानी यहाँ प्रेरण से क्या होता है दोस्तों, फैराडे का नियम है। जो फैराडे का ने नियम दिया है, इसका यूज जैसे हमारी जो घरों में मोटर यूज होती है दोस्तों, मोटर जनरेटर, उसमें फैराडे का लॉ इम्प्लीमेंट होता है। जैसे कोई भी हमारा एक सर्किट है वो पूरी तरह से बंद है, लेकिन उसमें क्या होगा, ईएमएफ क्या होगी, जनरेट होगी। क्या होगी दोस्तों, ईएमएफ जनरेट होगी। लेकिन जो उसके अंदर चुंबक है, जो चुंबकीय फ्लक्स भी क्या होगा, वो भी जो मतलब सर्किट है उसमें फ्लो करेगा। तो चुंबकीय फ्लक्स जो पैदा होगा वो किसके बराबर होगा, वो भी ईएमएफ की वैल्यू के बराबर होगा। उसको हम क्या बोलते हैं, फैराडे का नियम। क्या बोलते हैं दोस्तों, फैराडे का नियम। बात की जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की, निम्नलिखित आधातुओं में से कौन सा विद्युत का मंद चालक नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सिलीनियम। जो सिलीनियम है दोस्तों, वो क्या होगा, अधातु का विद्युत का चालक नहीं है। ये शीशे में भी इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी मापी जाती
जाती है, यानी जो सापेक्ष आर्द्रता है वो मापी जाती है दोस्तों। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हाइग्रोमीटर। क्या हो जाएगा दोस्तों? हाइग्रोमीटर। और हाइड्रोमीटर क्या होता है दोस्तों? जो लिक्विड का जो घनत्व के मापने को हम हाइड्रोमीटर कहते हैं। दूध की शुद्धता मापने को इलेक्ट्रोमीटर बोलते हैं। और दोस्तों जैसे वोल्टमीटर होता है वोल्टेज मापता है ना, ऐसे ही पोटेशियोमीटर जो होता है वोल्टेज मीटर ये सब कुछ मापता है। साथ ही साथ ये क्या ये किस चीज़ को मापता है? ईएमएफ को। किसको मापता है? ईएमएफ को। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक को बोलते हैं। दोस्तों जो हमारा हाइड्रोजन है ये सबसे हल्का एलिमेंट है और इसको भविष्य का ईंधन भी बोला गया है। जो हाइड्रोजन इसके 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, टाइटेरियम। ड्यूटेरियम को क्या बोलते हैं दोस्तों? D2 से भी रिप्रेजेंट करते हैं, इसको भारी जल बोलते हैं दोस्तों। और ये कहाँ पे यूज़ होता है दोस्तों? इसका जो यूज़ होता है हम इसको फिजन रिएक्शन में भी इसका यूज़ करते हैं। लेकिन रेडियो सक्रिय जो रेडियो सक्रिय है दोस्तों उसको हम ट्राइटियम का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं? ट्राइट्रियम का। किसका यूज़ दोस्तों? ट्राइट्रियम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन है और सबसे हल्की धातु हीलियम है। तो इसका क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन। इसको हम क्या भविष्य का ईंधन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? भविष्य का ईंधन भी बोलते हैं। बालों की ब्लीचिंग में प्रयुक्त होता है। तो जो दोस्तों बालों के जो हम ब्लीच करते हैं बालों के, तो उसमें हाइड्रोप्रोक्साइड यूज़ होता है दोस्तों। ये हमारे क्या होते हैं? कान की सफाई में भी हम इसका यूज़ करते हैं। ये क्या होते हैं? कीटनाशक क्या है? औषधि है जो हमें क्या करती है? संक्रमण करने से बचाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोप्रोक्साइड हो जाएगा दोस्तों। बात की जाए ऑक्सैलिक की, दोस्तों जो ये ऑक्सैलिक है ना, ये जैसे मानव के जो गुर्दे होते हैं उसके कैल्शियम ऑक्सैलेट के बने होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, छुई मुई की पत्ती की गति को हम क्या बोलते हैं? यानी जो छुई मुई का मतलब जो छुई मुई का पौधा होता है दोस्तों, अगर हवा चले या फिर हम उसको स्पर्श करें तो वो क्या हो जाता है? सिकुड़ जाता है। लेकिन उसकी खास बात ये है, इसको जो उसका यूज़ करते हैं हड्डी के जब हड्डियाँ टूट जाती है उसको जोड़ने में, जो मांसपेशियाँ होती हैं दोस्तों उसका अंदर जो घाव होता है उसको ठीक करने में हम इसका यूज़ करते हैं। तो इसका हम क्या बोलते हैं? तो इसकी जो गति होती है पत्तियों की उसको हम क्या बोलेंगे? कंपानुकुंचम। तो इसका जो ये राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी। बात की जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो बोने पौधे होते हैं किसके अनुप्रयोग में लंबा किया जाता है? तो दोस्तों ये जो जिबरलिन्स होते हैं दोस्तों, जिबरलिन्स क्या करते हैं? बोने पौधे को क्या करते हैं? लंबा करते हैं। साइटोकिन क्या होता है जो दोस्तों? साइटोकिन एक इसके अंदर सेल डिवीज़न होता है और साथ में ये प्रोटीन भी जनरेट करता है। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? जिबरलिन्स होगा। बात की जाए दोस्तों करनाल बंट एक बीमारी है। तो ये गेहूं में होने वाली बीमारी होती है दोस्तों। ये बीमारी किस में होती है? गेहूं से रिलेटेड बीमारी है दोस्तों। इसको हम करनाल बंट कहते हैं। करनाल बंट का नाम इसलिए पड़ा दोस्तों क्योंकि 1931 में इसकी रिपोर्ट दी गई। करनाल शहर, जो अपना करनाल शहर है वहाँ पे इसकी रिपोर्ट सबमिट की गई, तो इसलिए करनाल बंट के नाम से फेमस हो गया सन 1931 के अंदर। गेहूं से रिलेटेड और कौन सी बीमारियां होती हैं दोस्तों? जैसे रतुआ बीमारी होती है, पीले रंग की, भूरे रंग की, काले रंग की, ये सभी गेहूं से रिलेटेड होती हैं। बात की जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की, पादप कोशिकाओं के सबसे बाहरी आवरण को क्या आप बोलते हैं? जो हमारी दोस्तों पादप कोशिकाएं होती हैं, इन्हीं कोशिका की डिस्कवरी किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने 1665 में की थी दोस्तों। कोशिका की डिस्कवरी उन्होंने की थी। एक जो कोशिकाएं हैं दोस्तों, कोशिकाएं बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं क्योंकि जो कोशिकाओं से मिलकर उत्तक बनते हैं, उत्तक से बनकर ऑर्गन यानी अंग बनते हैं और सभी अंगों को मिलाकर क्या बनती है? हमारी पूरी बॉडी बनती है। लेकिन जो कोशिकाएं हैं दोस्तों वो पादप में यानी पौधों में भी मिलती हैं और जंतुओं में भी मिलती हैं। जो दोस्तों जो कोशिका है हमारा, उसकी जो कोशिका मतलब पादप कोशिका है उसके अंदर क्या होता है? कोशिका झिल्ली भी होती है और कोशिका भित्ति भी होती है। कोशिका भित्ति जो यहाँ पे होती है दोस्तों, सेल वॉल, वो क्या करते हैं? बहुत ही मेन इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है कि जैसे बारिश आ जाती है या फिर तूफान आ जाते हैं तो ये क्या करते हैं? पौधे को बिल्कुल जकड़ कर रखते हैं और वे मतलब ये एकदम से टूटने या गिरने नहीं देते। तो सेल वॉल बहुत ही मोस्ट रोल प्ले करती है। बात की जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की, पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था दोस्तों। जो पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था वो दोस्तों 1992 में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? सन 1992
के अंदर हुआ था। इसके अंदर दोस्तों 172 देशों ने रियो डी जेनेरो के अंदर क्या किया था, पार्टिसिपेट किया था। इन्होंने पृथ्वी से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स है, पर्यावरण से रिलेटेड, वो सब कुछ यहाँ पे डिस्कस किया था। बात की जाए जो लास्ट मीटिंग इनकी हुई थी वो 2002 में हुई थी दक्षिण अफ्रीका में। दक्षिण अफ्रीका में 2002 में पृथ्वी शिखर सम्मेलन की क्या हुई थी, लास्ट मीटिंग हुई थी। जैसे कि हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत अवशोषित करती है। दोस्तों की जो ओजोन परत है हमारी, वो क्या करती है, सूर्य से जो पराबैंगनी किरणें आती हैं उनको अब्जॉर्व कर लेती है और हम तक नहीं पहुंचने देती। अगर दोस्त ये ओजोन परत का बहुत ही मेन रोल है, क्योंकि इन्हीं की वजह से हम धरती पर हमारा जीना असंभव हुआ है। जो अल्ट्रावायलेट किरणें हैं यानी जो पराबैंगनी किरणें हैं, इनका जो दोस्तों यूज़ किया जाता है दोस्तों, ये क्या करती है, इनका जो दोस्तों हम यूज़ करते हैं इसकी सिकाई करने में करते हैं, प्रकाश विद्युत प्रभाव से उत्पन्न करने में करते हैं, बैक्टीरिया को नष्ट करने में करते हैं। जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा अल्ट्रा वायलेट किरणें। बात की जाए कॉस्मिक किरणें की दोस्तों, तो ये क्या करते हैं, जैसे उच्च ऊर्जा वाले कण होते हैं दोस्तों, यानी अंतरिक्ष के बाहरी भाग में होते हैं, वहां से ये उत्पन्न होती है। और इसकी जो गति होती है दोस्तों कॉस्मिक की, वो प्रकाश की गति के बराबर होती है। बात की जाए इंफ्रारेड, जो इंफ्रारेड किरणें होती हैं दोस्तों, ये अवरक्त किरणें बोलते हैं। जिस वस्तु पर ये पड़ती हैं वो वस्तु गर्म हो जाती है, उसका तापमान और भी बढ़ जाता है। तो इंफ्रारेड किरणें का जो यूज़ करते हैं हम कोहरे में, जब फोटोग्राफी करते हैं, ये रोगियों की सिकाई करते हैं तो हम उसमें यूज़ करते हैं। बात की जाए नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्राउन एयर शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रकाश रासायनिक धुआं। क्या होगा राइट आंसर, प्रकाश रासायनिक धुआं। दोस्तों जितने भी क्वेश्चन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साइंस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और स्कोरिंग सब्जेक्ट है। जो ये क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन दोस्तों मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रही हूँ, वो सभी एग्जाम में पूछे भी गए हैं और बार बार पूछे जाते हैं। तो जैसे कि ऑर्थोलॉजी में किसका अध्ययन होता है दोस्तों, पक्षी का होता है। किसका होता है, बर्ड्स का होता है। बात की जाए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किया गया था। दोस्तों जो डीएनए ये हमारी बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जो जेनेटिक्स की जितनी भी जो भी चीज़ें देखी जाती है वो डीएनए, यानी जो हमारे पेरेंट्स से जो भी जैसे हमारे हेयर्स हो गए, आईज होगी, और जितने भी हमारे गुण होते हैं वो हमारे पेरेंट्स से किसके थ्रू आते हैं, डीएनए के थ्रू आते हैं। डीएनए का मेन रोल ये भी है दोस्तों, अगर किसी ने क्राइम किया हो तो क्रिमिनल को पकड़ने में इजीली प्ले करता है। तो दोस्तों जो डीएनए है इसमें क्या होता है, एक डीएनए बार बार चेंज होती रहता है। तो जो स्टेबल और अनस्टेबल, जब डीएनए अनस्टेबल हो जाता है दोस्तों तब क्या होता है, कैंसर हो जाता है। और डीएनए के अंदर केंद्रक भी पाया जाता है। दोस्तों जो हमारा डीएनए है ये क्या करता है, आरएनए में कन्वर्ट होता है और फिर आरएनए को किस में कन्वर्ट करता है, प्रोटीन्स में कन्वर्ट करता है। लेकिन जब इसका प्रयोगशाला में संश्लेषण किया गया तो किन्होंने किया, खुराना ने। 1953 में क्या हुआ दोस्तों, वॉटसन और क्रिक ने डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल भी पेश किया और इसके अकॉर्डिंग उनको क्या हुआ, 1962 में नोबेल पुरस्कार भी किनको मिला, वॉटसन और क्रिक को मिला। बात की जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की, दौड़ लगाते समय मनुष्य का जो रक्तचाप हो जाता है दोस्तों वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।